आज हम एक ऐसे राजा के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ भारत जाकर के यानी भारत से बाहर जाके उन्होंने आक्रमण किया, कब्जा किया, शासन किया, कहीं न कहीं अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदू अवतार सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं इस चैप्टर को शुरू करूं, इस हेडिंग को लास्ट वन चैप्टर को मतलब कि लास्ट वन पार्ट को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि ये बात कहना चाहता हूं कि आज तक हमने जितने भी साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, जितने भी राजाओं को मैंने सुना है, पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ यही हम लोग पढ़े हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ यानी जो भारत के दूर दराज के राजा हुआ करते थे या जो साम्राज्यवादी विस्तार था, जैसे आपके अगर एंशिएंट इंडिया में देख लेंगे, जैसे होड़ हो गया, तो कुषाण हो गए, ये सब कहीं न कहीं बाहर के आक्रमणकारी थे, भारत पे आते थे, शासन करते थे और कहीं न कहीं अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। तो दोस्तों, यही सिलसिला हम लोग आफ्टर डेथ ऑफ हर्षवर्धन को भी देखते हैं। उनके बाद फिर बाहर से आक्रमण करें, तुर्कों का आक्रमण होने स्टार्ट हो जाता है भारत में। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या इंडियन राजाओं में ऐसी क्या कमी थी जो वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट अपने पार्ट में ही रह जा अपने रीजन में ही रह जाते थे, किसी दूसरे राज्य पे क्या दूसरे क्षेत्र पे वो आक्रमण नहीं करते थे, यानी आउट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को छोड़ करके। लेकिन हम लोग आके ऐसे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ भारत पे ही राज नहीं किया, बल्कि भारत से बाहर भी जाकर के उन्होंने आक्रमण किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वहां पे राज्य भी किया, कहीं न कहीं अपने शासन व्यवस्था को थोड़ा सा विस्तार करने का प्रयास किया। दोस्तों, इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों हम लोग चलते हैं, देखते हैं एक क्लोजर लुक टू चोल साम्राज्य। किसको देखेंगे? एक क्लोजर लुक टू चोल साम्राज्य। लास्ट वन हेडिंग होगी आपकी, उसके बाद एक क्लोजर लुक, तो हेडिंग डालेंगे ए क्लोजर लुक। किसको किसको हम लोग बहुत क्लोज तरीके देखेंगे? द चोलाज, द चोल। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग एक जो है कि भारत के मैप के माध्यम से समझते हैं चोल कहाँ पे शासन करते थे। ठीक है, ये दोस्तों हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पेनिनसुला पार्ट है। ठीक है, मैंने ऊपर नहीं बनाया है। जो चोल हुआ करते दोस्तों, चोल जो है कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक कावेरी नदी है, यहाँ पे आप देखेंगे ये कावेरी है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी कृष्ण नदी, उसके बाद फिर देखेंगे आपको ये गोदावरी है। तो दोस्तों हम लोग आज जो है कि हम लोग की आज जो की कहानी होगी इसी नदी के आसपास के क्षेत्र का ही होगा। दोस्तों, साउथ इंडिया में जो कावेरी रिवर था, ये कावेरी जो रिवर का बेसिन एरिया है, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है। कैसे दोस्तों? फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड है, बहुत ही उपजाऊ भूमि है। क्योंकि यहाँ पे रिवर के बेसिन है, रिवर बहुत सारे सिल्क लाते हैं, तो यहाँ पे खूब ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा पानी है, तो यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन खूब होता है। राइस का प्रोडक्शन के साथ और सारे एग्रीकल्चर, यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर है। प्लस दूसरी बात, यहाँ आप देखेंगे कोस्टल एरिया है, कहीं न कहीं आपका जो मैरीटाइम रिसोर्सेस है वहाँ इन लोगों को मिल जाता है। तो दोस्तों यहीं पे जो है कि एक पावरफुल साम्राज्य का डेवलपमेंट होता है, उसका नाम था चोल। क्या नाम था? चोल। चोल जो है कि दोस्तों बहुत पहले से यहाँ पे शासन करते आ रहे थे, लेकिन जो कावेरी का जो फर्टाइल लैंड था, यहाँ पे एक परिवार रहता था मुत्रैयर नाम का। क्या नाम का दोस्तों? मुत्रैयर नाम के एक परिवार रहता था। एक जो कि चीफ थे, सरदार थे। कौन से फैमिली से बिलोंग करता था? मुत्रैयर, MUTTRAIYAR, मुत्रैयर नाम के परिवार ये जो है कि यहाँ पे एक छोटे से रीजन में, कावेरी के छोटे से रीजन में ये अपना एक यहाँ पे सरदार हुआ करता था। तो जो चोल के एक राजा थे, एक चीफ थे, जिनका नाम था विजयालय। क्या नाम था दोस्तों?
विजय आलिया ने क्या किया, इसको मतलब ये परिवार के एक स्मॉल फैमिली थी, इस छोटे से परिवार को, इस छोटे से फैमिली को हरा कर इस जो है कि फर्टाइल लैंड पे यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि अगर ये चीजें क्लियर नहीं होती है तो हम लोग काफी दिन तक स्ट्रगल करना पड़ता है। और तो ये कौन सा परिवार इस पे पहले छोटा सा कब्जा था, कौन से छोटे परिवार का कब्जा था, वो मुत्रैयर परिवार का कब्जा था। इसको किसने हराया, विजय आलिया ने हराया। अच्छा, ये जो है कि किसके सबऑर्डिनेट है, किसके सामंत थे, ये जो है कि सामंत था किसका, पल्लव डायनेस्टी, किसके, पल्लव के ये सामंत हुआ करते थे। किसके सामंत थे, पल्लव के ये सामंत हुआ करते थे, यानी पल्लव जो डायनेस्टी था उनके ये सामंत थे। अब दोस्तों देखो, जब मुत्रैयर को हराकर चोल ने इस पे शासन कर लिया, यानी अब विजयालय पे कावेरी जो डेल्टा वाले कावेरी जो रिवर के बेसिन एरिया जो फर्टाइल लैंड है, वहां पे अब किसका शासन हो गया, किसका शासन हो गया है, अब आ गया शासन आपका चोल का। तो यहाँ से दोस्तों चोल साम्राज्य की स्थापना होती है और धीरे धीरे जो है कि चोल जो है कि इन पल्लों को व्यवहार के पूरे रीजन पे यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होती है चोल साम्राज्य, यानी इनकी विस्तारवादी नीति का, इनकी साम्राज्यवादी नीति का, यहाँ से इन सब चीजों को स्टार्ट होता है। मैंने आपको ये बात बताने और समझाने का प्रयास किया। अब दोस्तों समझेंगे, जो चोल थे इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी था। क्या था दोस्तों, इनके पास क्या था, विजयालय के पास यानी चोल के पास क्या था, चोल के पास क्या था, स्ट्रॉन्ग नेवी था। इन स्ट्रॉन्ग नेवी के माध्यम से जो कि दोस्तों ये आज के साउथ ईस्ट एशिया में, कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में, कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वहां पे उसको कब्जा भी करते हैं। कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में यहाँ पे विस्तार करते हैं, कब्जा करते हैं। और दोस्तों जब हमने कल इस पूरे चैप्टर में लोगों ने पढ़ा कि जब जब कोई साम्राज्य या कोई भी रीजन पावरफुल होगा तो बड़े बड़े टेम्पलों का निर्माण कराते हैं। तो दोस्तों इसमें देखेंगे इन्होंने थंजावुर भी, अच्छा इन्होंने अपना कैपिटल कहाँ से बनाया, इसको इन्होंने कैपिटल अपना बनाया थंजावुर के, एक शहर को बसाया, एक शहर को बताया थंजावुर को इन्होंने बसाया। और यहाँ पे दोस्तों गंगईकोंडचोलपुरम और तंजावुर में एक राजराजेश्वर टेम्पल बनाया, राजराजेश्वर टेम्पल गंगई चोलपुरम में, जो कि इन्होंने इस शहर को बसाया। वहां पे बड़े हायर टेम्पल, बहुत बड़े बड़े टेम्पल का विस्तार करते हैं, आज भी देखा जाता है। तो वो टेम्पल को देखने के बाद लोग मिसमराइज हो जाते हैं कि भाई उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी इतने बड़े यानी मोनोलिथिक स्टोन का वहां पर प्रयोग, एक ही बड़े बड़े पत्थर, आसमान पत्थर का प्रयोग हुआ है। और दूसरी बात दोस्तों, चोल में ही आपने एक सुना होगा, चोल का एक जो है कि ब्रॉन्ज इमेज बनता है जो उनके फाइनेस्ट आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर, हाँ और दूसरी बात, इनके अगर चोल के टेम्पल को देखते हैं ना, आपको इनकी आर्किटेक्चर यानी फाइनेस्ट आर्किटेक्चर प्लस स्कल्पचर दोनों का एग्जांपल देखने को मिल जाता है। किसका, आर्किटेक्चर का भी, स्कल्पचर का भी, दोनों के फाइनेस्ट एग्जांपल आपको अगर देखना हो तो वो आप चोल में चले जाइए, चोल साम्राज्य के अंतर्गत देखेंगे तो ये सारे चैप्टर। और इनके पास क्या है, ब्रॉन्ज आइडल इमेज है, क्या है, ब्रॉन्ज। अभी देखो इसको शायद अभी न्यूज आई थी कि इसको वापस लाया जा रहा है, ये आउट ऑफ इंडिया चला गया था। तो ये सारी बातें ये हमने आपको बताने और समझाने का प्रयास किया। अब दोस्तों यहाँ पे जो है कि इसके दो पावरफुल राजा हुआ करते थे। कौन थे, दो पावरफुल राजा जो जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फर्स्ट वन थे राज प्रथम। कौन सा दोस्तों, राज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट। अच्छा, राजेंद्र फर्स्ट ने ही जो है कि ये श्रीलंका पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया, श्रीलंका भी अटैक करके वहां भी अपने साम्राज्यवादी नीतियों का विस्तार करते हैं। तो इन दोनों लोगों ने थंजावुर का टेम्पल बनाया
और थंजावुर का टेम्पल, ठीक है। अच्छा, गंगई चोलपुरम जो है कि यहाँ पे, अच्छा मैंने कल बताया था जो, अच्छा जो टेम्पल हुआ करता था, जैसे जैसे ये आपका टेम्पल डेवलप कर दिया। तो दोस्तों ये जैसे आज शहर का सीबीटी होता नहीं है, सीबीटी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है, उसी प्रकार से जो टेम्पल के आसपास ये जो उस शहर का सेंटर हुआ करता था, इस टेम्पल के आसपास सोसाइटी को डेवलप कर दिया जाता है। यहीं पे जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहने लगते हैं। तो ये कहीं न कहीं जो कि टेम्पल देखो किसका, आप देखो यहाँ सोसाइटी डेवलप हो रही है, यानी पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए इसको रन कराने के लिए। तो ये रिलीजियस, इकोनॉमिक एक्टिविटी और यहाँ पे कल्चर, अच्छा कल्चर, और इसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इस पूरे रीजन को माना जाता था। यानी एक प्रकार से समझिए जो टेम्पल के आसपास का क्षेत्र होता था ये आपका सिटी इसके आसपास पूरे शहर को, इसके चारों तरफ शहर को डेवलपमेंट कर दिया जाता और बीच में टेम्पल हो जाता था और सोसाइटी को लोग ऐसे अपना रेडियस बेसिस पे वहाँ पे रहते थे। तो दोस्तों ये सारी बातें हमने आपको बताने और समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखने का प्रयास करते हैं। तंजौर के बारे में मैंने बता दिया, कोण चोलपुरम के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो है कि राजेंद्र फर्स्ट और राजरा फर्स्ट के द्वारा ये आर्किटेक्चर, ये सारी कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। अच्छा मैंने ये भी बता दिया सेटलमेंट क्या था, ये सारी चीजें आपको मैंने बताने समझाने का प्रयास किया। और दूसरी बात यहाँ पे हमने आपको ये भी बता दिया कि ब्रॉन्ज आइडल स्टेचू के बारे में, ठीक है। ये भी मैंने आपको ब्रॉन्ज आइडल इनके बारे में बता दिया कि जो इसके फाइनेस्ट जो है कि यहाँ पे। अच्छा दोस्तों एक बात, जैसे जैसे क्या होता है इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल लाइफ को यहाँ पे ये सारी चीजें हब होता था जो टेम्पल होता था। अच्छा उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अच्छा जहाँ पे जो टेम्पल होगा वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें एक्टिविटी भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपके प्रीस्ट रहेंगे, वहाँ पे डांसर भी रहते थे, गार्लैंड मेकर्स भी हुआ करते थे, कुक्स भी हुआ करते थे, स्वीपर भी हुआ करते थे, म्यूजिशियंस हुआ करते थे। यानी एक शहर में जिन जिन चीजों को आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि जब शहर ही डेवलप हो गया तो वहाँ पे आपको पेजेंट्स, म्यूजिशियंस, डांसर, प्रीस्ट, हर क्लास हर वर्ग के लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ क्योंकि वहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी उसमें मेंटेन थी, मैंने क्योंकि हम लोगों ने बताया था व्यक्ति कौन थे, कदमई क्या था, ये सारी चीजें थी, तो वो चीजें आपको विद्यमान वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलने का प्रयास करते हैं, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन को देखते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पे क्योंकि फर्टाइल लैंड थे तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन मैंने बता दिया। अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा सा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे होता था और इरिगेशन की क्या सिस्टम थी, वहाँ पे 2 कैनाल वगैरह का डेवलपमेंट था या समथिंग एल्स था। तो ये सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा एक बार नजर उस पर भी देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं समझना है, क्या समझना है यहाँ पे जो है कि इरिगेशन के लिए जैसे एक बहुत ही एक उद्वलई का नाम के एक सिस्टम हुआ करता था या लॉटरी सिस्टम हुआ करता था, उसमें जो कि लोगों को चुनाव होता था, ये सब चीज होता था। तो एग्रीकल्चर आपका जो फर्टाइल लैंड था, कावेरी का फर्टाइल लैंड था, तो वहां पे जो है कि जैसे रिवर था इम्बैंकमेंट बना दिया जाता था जिससे फ्लड को रोका जा सके। जैसे ये नदी का जा रहा है तो यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े इम्बैंकमेंट बना जिससे नदी का पानी इधर न जाने पाए। उसके बाद कैनाल का डेवलपमेंट कर दिया जाता था जिससे जो है कि नदियों का पानी जो है कि एग्रीकल्चर में भी उसकी यूज हो, चाहे ड्रिंकिंग में भी यूज होगा और इरिगेशन वगैरह सब चीज में इसका यूज हो पाए। तो दोस्तों ये सब चीजें वहां पे जो है कि ये सारी चीजें वहां पे विद्यमान थी, ऐसा कुछ वहां पे परिदृश्य जो है कि बना। बहुत विभिन्न प्रकार के स्मॉल चैनल्स का भी डेवलप कर दिया इन नदियों, क्योंकि ये फाइनली नदियां कहाँ जाके गिरती हैं, या बंगाल रीजन में जाके गिर जाती हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे विद्यमान थी। इसके अलावा जो है कि 5th to 6th सेंचुरी के जो आपको ये एरिया आपको ये देखने को मिल जाता है, ये सारा कुछ वहां पे था। ये 5th और 6th सेंचुरी की ये सारी घटनाएं हैं, इम्बैंकमेंट मैंने बता दिया सारा कुछ। अब हम लोग थोड़ा सा एक से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं अच्छा कौन कौन से क्रॉप्स था। तो यहाँ पे 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन ए ईयर, यानी एक साल में 2 ही क्रॉप्स को मतलब कि यहाँ पे ग्रो करते थे, वही राइस था और आपके और सारे जो मतलब इससे रिलेटेड जो मसाले वगैरह का भी वहाँ पे खेती खूब होती थी। यानी ये सब आज भी होता है, उस समय होता था। और एक बात और नोट करेंगे दोस्तों कि जैसे जब अंग्रेज भारत में आए उनकी भी नेवी स्ट्रांग थी। यानी एक बात है, इन्होंने लैंड यानी जमीन पे कब्जा तो किया, उसके साथ इन्होंने समुद्र पे भी अपना वर्चस्व निभाया। जैसे डुप्ले था,
डुप्ले था, आई थिंक उन्होंने ब्लू वाटरफॉल से रन किया था, यानी वो समुद्र पे कब्जा करना चाहते। तो उसी प्रकार से हमारे चोल थे, राजेश्वर थे, राजेंद्र थे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जमीन पे नहीं बल्कि मैरीटाइम रीजन में भी उन्होंने कब्जा किया और अपने वर्चस्व को हासिल किया, अपने जो साम्राज्यवादी नीति था उसको विस्तार करने में पूरी अहम भूमिका निभाई थी दोस्तों। तो ये सब है, ये सब इंडियन कल्चर है, ये सब इंडियन की जो कि एक कहीं न कहीं प्राइड मोमेंट डेवलप करता है कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसे राजा थे सिर्फ लैंड पे ही नहीं, जमीन पे नहीं, समुद्र पे भी कब्जा करते थे और सिर्फ बाद में नहीं, आउट ऑफ भारत भी जाकर के ये अपने साम्राज्य का, अपने नीतियों का, अपने कल्चर का, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का विस्तार करते थे। तो इन सभी चीजों को दोस्तों हमें इसके भी नजर डालने की जरूरत है। अब हम लोग देखते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, आई थिंक आपको सब कुछ विजिबल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। ये एम्पायर थे, साम्राज्यवादी थे, अपने अपने कहीं न कहीं अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो दोस्तों उर किसे कहा जाता था? सेटलमेंट ऑफ द पीजेंट, यानी जो लोअर क्लास के लोग हुआ करते थे, वो लोग जहाँ पे रहते थे उसको उर कहा जाता है, यानी स्मॉल विलेज था। ठीक है। अच्छा, नाडू क्या थे? प्रॉस्परस पीपल लगे थे, प्रॉस्परस पीपल जहाँ पे लोग रहते थे, थोड़ा सा धनी वानी के लोग रहते थे। अच्छा, वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करते थे, जैसे आपका इरिगेशन का प्रोजेक्ट हुआ, एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट हुआ, इन सभी चीजों का देखभाल जो है कि यही नाडू लोग होते। अच्छा, इन पे नाडू नाडू जो है किसके अंतर्गत आते थे? विल्लाज के अंतर्गत आते थे। विल्लाज क्या करते हैं? रिच पीजेंट थे, जो कहीं न कहीं ये पूरे अंडर द कंट्रोल ऑफ द डायरेक्ट चोल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते थे। किसके? चोल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, यानी ये विल्लाज के अंदर नादू और नादू के अंदर उर आते थे। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे एक सभा हुआ करता था। सभा में जो है कि दोस्तों एक जो है कि इलेक्टेड बॉडी हुआ करता था, जिसमें लगभग जिनके पास जमीनें होगी, लैंड होगा, 35 उसका मिनिमम एज होना चाहिए। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है कि पुरुष वर्ग के लोग आई थिंक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, और जो है कि अदर जो कि 35 से 70 के लोग और शुड हैव देयर ओन लैंड, उनके पास खुद का घर होना चाहिए, खुद की जमीन होनी चाहिए। और इस सभा में आपको पार्टिसिपेट करने की आपकी उम्र मिनिमम कितना चाहिए? 35 से 70 के बीच होना चाहिए। ठीक है। दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ द, और इन लोगों के पास यानी वेद का भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसे लोग जो कि सभा के सदस्य बनते थे, मेंबर ऑफ द सभा बनते थे। अच्छा, ये सभा किस काम करता था? सभा जो है कि आपके जैसे इरिगेशन एक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्स, और आपका जो है कि टेम्पल का जो है कि टैक्सेस वगैरह, इन सब टेम्पल के आर्किटेक्चर, इन सब चीजों के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वहां पे परफॉर्म करता था। दूसरी बात दोस्तों, जो लैंड ग्रांट के और सिस्टम से ब्रह्म, जैसे आपने सुना होगा ब्रह्मदेय हुआ करता, यानी जब ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था, लैंड ग्रांट दिया जाता था, उसको ब्रह्मदेय कहा जाता था। अच्छा, विलन वगैरह किसे कहा जाता है? लैंड, ऐसे लैंड जो नॉन ब्राह्मण लोगों को दिया जाता था, उसे विलन वगान कहते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ विलन वगैरह कहते हैं, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। अच्छा, विलन वगैरह किसे कहते हैं? आपने बुक में देखेंगे तो वहां आपको देखने को मिल जाएगा विलन वगैरह। ये जो है कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको लर्न करना ही है। विलन वगैरह लैंड, अच्छा लैंड नॉन ब्राह्मण, मैं ऐसे लिख देता हूँ ब्राह्मण। ठीक है। विलन वगैरह क्या था? लैंड टू द नॉन ब्राह्मण। अच्छा, ब्रह्मदेव मैंने आपको बता दिया, ब्रह्मदेव यानी ऐसा लैंड जो ब्राह्मणों को दिया जाता था, यही नाम से भी पता चल रहा है। और दूसरी बात दोस्तों, एक होता था सौल भोग हुआ करता था। क्या होता? सौल भोग हुआ करता था। सौल भोग का मतलब कि देखो इन सभी टर्म से एक बात और पता चलती है कि कैसा कैसा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। तो जो सौल भोग हुआ करता था, मेंटेनेंस ऑफ द लैंड, अच्छा ऐसा जमीन दिया जाता है जहाँ मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, यानी नॉलेज। यहाँ देखो स्कूल के भी कितनी सारी आपको एग्जांपल देखने को, मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, यानी ऐसा लैंड जहाँ पे आपको स्कूल का आपका डेवलपमेंट करना है, यानी वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पे भी प्रॉपर ध्यान दिया जाता था। यानी कहीं न कहीं जो आपके डायरेक्ट चोल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में आता था। और एक होता था देवदान, यानी ऐसा दान जहाँ पे जो है कि टेम्पल के नाम पे जमीनों को
ग्रांट दिया जाता था। और एक होता था दोस्तों पल्ली चंदनम होता था, पल्लीच पल्लीच पलिचदम होता था, जो ऐसे मतलब कि नॉन ब्राह्मण यानी जैन जैन लोगों को भी ऐसे जमीन को वहां पे देख रही, यानी एक बार देखने को यही यहाँ पे कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म की भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमको झलक देखने को मिल जाता है, यानी हर एक जो रिलीजियस पीपल को लोग को यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा था। दोस्तों ये था आपको। अच्छा मूवेंदर किससे कहा जाता है? मूवेंदर का भी एक चर्चा की थी। मूवेंदर का मतलब होता है जो तीनों का चीफ हुआ करता था, यानी नादू वेल्लाज का जो चीफ होते थे इनको मूवेंदर कहा जाता था। ये जो है कि डायरेक्ट जो है कि चोल एडमिनिस्ट्रेशन यानी किंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में हुआ करते थे। इन सभी चीजों के बाद दोस्तों ये चैप्टर आपका अच्छा एक और अच्छा ये सभी चीजें आपको कहाँ उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाए। उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन में ये सारी बातें आपको देखने को मिल जाता है। आई होप अभी तक मैंने आपको जो बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, और मेरा एफर्ट रहा है कि इस चैप्टर को अच्छे से डिलीवर किया जाए। अब इन सभी चीजों जो फैक्ट है कैसे विलन वगैरह है, ब्रह्मदेव है, देवदान है, सालभोग है, वलिचदम है, इन सभी चीज को दोस्तों आप इसको लर्न करिए। एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो इन सब चीजों को अगर लर्न करते हैं। और क्या है नादू का है, विलेज का है, सभा क्या है, सभा में कौन कौन मेंबर बन सकते थे। अच्छा इन सभी चीजों को जो है कि जब हम लोग एक एक करके लर्न करते हैं, चीजों को देखते हैं। अच्छा ये जो है कि टाइप्स ऑफ लैंड है ना, ब्राह्मणों को दिया जाता था, नाम ब्राह्मणों को भी लैंड ग्रांट किया जाता था, और टेम्पल यानी टेम्पल के नाम पे भी, स्कूल के नाम भी जमीनों को दान दिया जाता है। तो ये सब चीजें कॉन्सेप्ट है वहाँ के जो है कि राजा के विजनरी को भी दिखाता है कि उस समय के जो किंग हुआ करते थे, मुंडे हुआ करते थे, उनका कितना विजन हुआ करता था, यानी हर एक कहीं के डायरेक्शन उनका ध्यान रहता था। तो दोस्तों ये थे हमारे चोल साम्राज्य, चोल एम्पायर, जो सिर्फ और सिर्फ भारत के भूमि पे ही नहीं बल्कि आउट ऑफ भारत जाके अपने साम्राज्य के, अपने नीतियों को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने कल्चर के, अपने संस्कृति को विस्तार करने का प्रयास किया। वो कहीं न कहीं साउथ इंडिया यानी जब अंग्रेजों से 1000 वर्ष पहले जो है कि ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुके थे। तो दोस्तों इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो कुछ 2-4 शब्द लिखिए क्लास के बारे में, कैसी है, क्या है, कुछ है। तो इन सब चीज़ों को आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को जरूर पहुँचाएं। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो दोस्तों इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद जय भारत।